में 2001 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जिलाध्यक्ष थे और जिलाध्यक्ष के नाते से उन्होंने जिले के अंदर बहुत अच्छा काम किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये हैरान हो गया कि इन्हें बुलाया किसने? साथ जोड़ा, आपको मंत्री जी ने कहा वहां की जनता को अपने साथ जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हरिद्वार जिले के गांव-गांव में उन्होंने पहुंचाने का काम किया और मैं स्वयं उस समय में हरिद्वार जिले का भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रभारी के नाते से काम देख रहा था, प्रदेश महामंत्री के नाते से उस समय मैं काम कर रहा था। और 2001 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में उन्होंने भारी मतों से विजय हासिल की, उनका पहला चुनाव था और मैं समझता हूं कि उस चुनाव के माध्यम से ही मदन कौशिक जी ने राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र की जनता की जो सेवा की, उसके बाद उन्होंने उससे पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरिद्वार धर्मनगरी है, हरिद्वार हमारे लिए एक पूजनीय स्थल है। पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाह हरिद्वार पर रहती है और कई बार हम लोग जो है मजाक करते हुए कहते हैं भी कहीं रहो, आखिर में तो आपको हरिद्वार ही आना पड़ेगा। हरिद्वार हमारे लिए एक मोक्ष प्राप्त करने का स्थान है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार विधानसभा पर जब से राज्य बना है भारतीय जनता पार्टी का ही जो है कब्जा है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से मदन कौशिक जी ने काम किया इस विधानसभा के अंदर, वो खंडूरी जी की सरकार में मंत्री रहे, फिर निशंक जी की सरकार में मंत्री रहे और अब जब हमारी सरकार बनी तो त्रिवेंद्र जी की सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी। इस नाते से मदन कौशिक जी को पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का एक आग्रह रहता है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर वो जाएं, वो आए। इस कारण से वो इधर कुछ समय से हरिद्वार क्षेत्र में शायद समय भी कम दे पा रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मदन कौशिक जी ने काम किया है, वहां पर विकास के काम किए हैं, उन्होंने 2-2 कुंभ में काम किया है और इस बार का कुंभ हालांकि कोविड पर के उस पर समाप्त हो गया, लिमिटेशन थी, जितना भव्य कुंभ होना चाहिए था उतना भव्य कुंभ नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भी वहां की जो व्यवस्थाएं, वो सारी की सारी विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं उन्होंने की मदन कौशिक जी ने। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं शुरू में ही हरिद्वार की समस्त जनता से कि हरिद्वार को की भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार की आवश्यकता है, क्योंकि हरिद्वार हमारे लिए कोई एक कार्य क्षेत्र नहीं है, हरिद्वार हमारे लिए एक कोई शहर नहीं है, हरिद्वार हमारे लिए एक पवित्र स्थान है और हम ऐसा हरिद्वार बनाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज मोदी जी ने अयोध्या को बनाने का काम शुरुआत की है और जैसा भव्य काशी को बनाने का काम चल रहा है, उसी तरीके से वही महत्व जो है हरिद्वार का है। हरिद्वार जो है जो हमारी देवभूमि है, देव दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं, उनका द्वार है, वहीं से वो प्रारंभ होता है। चाहे केदारनाथ जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो, यमुनोत्री जाना हो, गंगोत्री जाना हो, इसके अलावा भी और जितने तीर्थ स्थल हैं। इसलिए हरिद्वार का एक बहुत बड़ा महत्व है। भाइयों और बहनों, हरिद्वार हमारे लिए कोई एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। हरिद्वार केवल वहां पर सड़क, नलियां, पुलियां, खड़ंजे, पुल बनाने के लिए केवल हरिद्वार के बारे में नहीं सोचते हैं।
हमको एक ऐसा भव्य हरिद्वार बनाना है ताकि पूरे विश्व में जो भारत की और जो भारतीय संस्कृति की पहचान है वो हरिद्वार से हो। और हरिद्वार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही भव्य सपना देखा और उस सपने की अभी शुरुआत भर हुई है। और मैं आपसे निवेदन करने के लिए यहां पर खड़ा हूं कि इस हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी को आपने जैसे पहले भी रिकॉर्ड मतों से जिताया है उसी तरीके से इस बार भी रिकॉर्ड मतों से जिताना है। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी जिसका ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है, कांग्रेस की बनस्पत है। भारतीय जनता पार्टी 1951-52 में भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी एक सोच है। भारतीय जनता पार्टी कोई यूं ही नहीं बन गई, कुछ मुट्ठी भर लोग, राजनीतिक के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने निर्णय लिया कि कोई राजनीतिक दल होना चाहिए, हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हमें लोकसभा विधानसभा में पहुंचना है, हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोई स्थापना हो गई। आज की भारतीय जनता पार्टी ये किसी समय में इसका नाम जनसंघ था। 1977 से पहले 77 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 80 में बनी भारतीय जनता पार्टी और 77 में हमारा जो राजनीतिक दल था वो जनसंघ था और उसका हमने विलय कर दिया जनता पार्टी में। और वह भी विलय हमने इसलिए किया, कोई राजनीतिक स्वार्थों के कारण से नहीं किया। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश के अंदर आपातकाल लगा दिया और लोकतंत्र को खत्म कर दिया। आज कांग्रेस जिस लोकतंत्र की दुहाई देती है, 1975 में उस कांग्रेस ने क्या किया? सारे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया, सारे सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया और 1 लाख से ज्यादा भारतीय जनसंघ के और अन्य दलों के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल में डाल दिया। उनके साथ उत्पीड़न किया। बहुत से कार्यकर्ताओं के तो हाथों के नखून प्लास से खींच लिए गए। बहुत सी जगह पर लोगों के ऊपर रोलर चढ़ाकर जो है मार दिया गया। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनसंघ के, संघ के, अन्य राजनीतिक दलों के जेलों के अंदर जो है मर गए। उनको कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील। ऐसी 19 महीने का उत्पीड़न इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के उस समय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। आज वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, प्रेस की आजादी की बात करते हैं, व्यंग करते हैं, लेकिन 1975 में उन्होंने क्या किया भाई? देश को यह जानना चाहिए। उस समय की जनता तो जानती थी, लेकिन आज वो एक लंबा अंतराल आ गया है, लोग उसको कम जानते हैं। हमें पढ़ना चाहिए। हमने अपने जनसंघ का इसलिए विलय किया, कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए जनता पार्टी में एक राजनीतिक दल बनाया इंदिरा गांधी को हराने के लिए, और उसमें सफल भी हुए। कश्मीर से लेके कलकत्ता तक कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। उस समय का जो उत्तर प्रदेश था, 85 सीटें थी आज की तरह ही, एक भी सीट कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में पूरी तरीके से कांग्रेस समाप्त हो गई। लेकिन जो बाकी राजनीतिक दल थे उनके अपने निहित स्वार्थ थे, इस कारण से जनता पार्टी टूट गई और हम आगे बढ़ गए। हम पीछे नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने जनसंघ का जो हमारा चुनाव निशान था दीपक, जिस चुनाव निशान को लेकर हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक गए और हमने एक समाज के अंदर पहचान बनाई, उस दिए को लेकर हम जनता के बीच में गए। और कांग्रेस का उस समय का जो भ्रष्टाचार था, 1951-52 से लेकर 1975 तक, हमने इतने लंबे अंतराल तक जो है हमने अपने चुनाव निशान को और अपनी पार्टी को लोगों तक पहुंचाया, अपनी विचारधारा को पहुंचाया। उसको छोड़ना हमारे लिए बहुत कठिन था, आसान काम नहीं था। हमारे कार्यकर्ता उस समय में नारा लगाया करते थे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कांग्रेस के लोग हमारी मजाक उड़ाते थे।
पार्लियामेंट में हमारे गिनती के सांसद थे। हमारे युवा नेता उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से चुनाव जीतकर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को इसी बात पे बहुत बड़ा गर्व था कि अटल जी पार्लियामेंट में पहुंच गए। लेकिन कभी हम सरकार बनाएंगे, कभी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, यह हमारे लिए सपना था। कोई भी जब संगठन बनता है, कोई भी जब पार्टी बनती है, तो जब शुरुआत में बनती लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। हमारी भी उस तरह से मजाक उड़ा रहे थे जब हम कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को जनता में उजागर कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता नारे लगाते थे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। उस समय कांग्रेस के लोग हमारी मजाक उड़ाते हुए कहा करते थे कि इस दिए में तेल नहीं है और राज बदलना खेल नहीं है। ये बात सही थी, उनकी बात में दम था कि राज बदलना आसान नहीं था। 12-15 सांसद आखिर राज कैसे बदल सकते थे। लेकिन एक बात उनकी सत्य नहीं थी, जब उन्होंने कहा कि इस दिए में तेल नहीं है और राज बदलना खेल नहीं है। लेकिन मित्रों, उस दिए में वाकई तेल नहीं था। उस दिए के अंदर तेल नहीं जला। उस दिए के अंदर हमारी 2-2, 3-3 पीढ़ियों का रक्त जला। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के लिए जाकर जो है कश्मीर में शहीद हो गए कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना पूरा जीवन होम कर दिया और मुगल सराय के स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। उसका आज तक पता नहीं चल सका। उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ऐसे लोगों का षड्यंत्र था जो ये देख रहे थे कि आने वाले 50 साल के बाद हिंदुस्तान में भारतीय जनसंघ की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो है नेता कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने हमारी विचारधारा को देखा और पहचाना। जो लोग पहले मजाक हमारी उड़ाते थे, कहते थे कि दिए में तेल नहीं है, उन्होंने हमारी बढ़ती हुई ताकत, उन्होंने देखा कि भारतीय जनसंघ ये केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं उठा रहा, ये पानी, बिजली, सड़क केवल अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा, ये साथ ही साथ ये राष्ट्रीय एकता की बात कर रहा है। ये साथ ही साथ जो है ये कश्मीर की बात करता है कि कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए। हमारे पे हंसते थे लोग कि धारा 370 कहां से हटेगी। ये हम लोग कहीं का भी देश के अंदर, चाहे 1962 की लड़ाई हो, उस लड़ाई से पहले ही हमारे नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगाह कर दिया था कि कश्मीर पर, इस पे चीन पर भरोसा मत करो, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है। भारतीय जनसंघ के नेताओं की, अटल बिहारी वाजपेयी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, हमारे नेताओं की दूरदृष्टि थी। वो चीन को समझ रहे थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भ्रम में थे कि चीन हम पर क्यों हमला करेगा जब हम उस पर हमला नहीं कर रहे। देश की सेनाओं को कमजोर करके रखा हुआ था। जो शस्त्र अस्त्र इकट्ठे किए जाने थे वो इकट्ठे नहीं किए और एक भ्रम में आ गया देश। पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण से और एक नारे के पीछे के चीन का जो नारा था कि हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा अमेरिका, चाइना ने लगाया तो हम भ्रम में आ गए और उसका परिणाम हुआ कि 1962 में चीन ने हमारी हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही हमारे हजारों सैनिक वहां पर शहीद हो गए। भाई और बहनों, वो जो सैनिक हमारे शहीद हुए, इस कारण से शहीद नहीं हुए या हम उस लड़ाई को इसलिए नहीं हारे कि हमारे सेनाएं हमारी कमजोर थी, तो उनका मनोबल कम था। हमारे जवानों ने, एक एक जवान ने, जो 300 मेजर शैतान सिंह जैसे लोगों ने 300 लोगों को मारा और वो उत्तराखंड गई थे। ऐसे हमारे वीर योद्धा थे। लेकिन वो जवान हमारे हाथ में क्या, वहां पर क्या करते सीमा पर, क्योंकि उनके पास शस्त्र ही नहीं थे, हथियार ही नहीं थे। ऐसी केंद्र में बैठी हुई सरकार जो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। उस समय हम पूरे विश्व में, हमारी एयरफोर्स का एक स्थान था। हम शायद संभवतः 4-5वें नंबर की हमारी वायुसेना थी। चाइना के पास उस समय वायुसेना नहीं थी। हमारी सरकार उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारा नेतृत्व यह निर्णय नहीं कर पाया कि वहां पर जो हवाई हमला होना चाहिए। ऐसा कमजोर नेतृत्व, हम भी मन महसूस कर रह गए। उस समय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट के अंदर
मन महसूस कर रह गए कि देश कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है, आखिर हम क्या कर सकते हैं। हम केवल सरकार को चेताने का काम कर सकते हैं, और हमने चेताया, हमने जनता को भी चेताया, लेकिन देश को पराजित होना पड़ा। यह देश के लिए बहुत शर्मनाक बात थी। इसके पीछे सेना नहीं, उस समय की सरकार जिम्मेवार थी। उसके बाद हमारे उस जगाने के बाद, 62 की लड़ाई के बाद चेतना आई, सरकार जागी, और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हमने जो है विजय हासिल की पाकिस्तान के विरुद्ध, नहीं तो हम उससे भी पराजित हो जाते। यानी जनसंघ हर पल हमारी विचारधारा थी कि केवल भारत माता की जय है, ये देश हमारा है, यहां की संस्कृति हमारी है, और यहां के लोगों के उत्थान की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे पास बढ़िया योजनाएं हैं, हमारे पास बढ़िया कार्यक्रम है, और बेहतर कार्यक्रम है, कांग्रेस से बेहतर कार्यक्रम है। हमारे पास ऐसे कार्यक्रम हैं हम गरीब के आंसू पोंछ सके। हमने उस समय नारा लगाया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही है जलते हुए दीपक की निशानी। यानी हर हाथ को काम कि रोजगार के संसाधन पैदा करने के लिए क्या आवश्यकता, ये हम अच्छी तरह से जानते थे। आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व में हमारी जो खेती, जो जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हम खेती में विश्व में सबसे आगे हैं। लेकिन क्यों, आप सोचकर देखिए, एक वो दिन सोचिए 1965 का, जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि सप्ताह में एक दिन हमको व्रत रखना चाहिए, हमारे पास अनाज की कमी है, अमेरिका हमको ब्लैकमेल करता है और गंदा अनाज हमको देता है और हम पर राजनीतिक दबाव बनाता है। और आज का समय देखिए, इस कोरोना काल के अंदर हर महीने इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है पिछले 1.5 साल से। ये किसकी वजह से हुआ? ये किसकी नीतियों के वजह से हुआ? जनसंघ के समय में हम जानते थे हमारी नीतियां अच्छी हैं, जिसको आज इंप्लीमेंट करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में काम चल रहा है, नहीं तो हम 80 करोड़ लोगों के लोग भूखे मर जाते। व्यापार बंद हो गए थे, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। इस महामारी में हम एक चौराहे पर आकर खड़े हो गए और कांग्रेस के लोग हमारी मजाक उड़ा रहे थे, व्यंग कर रहे थे कि लॉकडाउन क्यों लगाया, और लगाया तो पहले क्यों नहीं लगाया, और लगाया तो जल्दी क्यों नहीं हटाया। राहुल गांधी, किस तरह से उनका नेतृत्व, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ऐसा गैर जिम्मेवाराना व्यवहार उस संकट के समय में राहुल गांधी ने किया। और ऐसे समय में करने लगे उनका व्यवहार कि इधर हम कोरोना संकट में थे, हमारे 135 करोड़ लोगों की जान पर खतरा आया हुआ था, हमारे पास दवाई नहीं थी, एक भी हमारे पास टेस्टिंग सेंटर, पूरे देश के अंदर केवल एक टेस्टिंग सेंटर था कि कोरोना की जांच के लिए। आखिर 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? इस मेडिकल की सुविधाओं को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। हमारे लिए चुनौतियां थी। आखिर उतने डॉक्टरों का अभाव था, अस्पतालों में डॉक्टरों की मौत हो रही थी, लोगों की मौत हो रही थी। उस संकट के बीच में नरेंद्र मोदी ने सबको, किसी को भूखा नहीं सोना दिया। हमारी जो माताएं बहनें गांव के अंदर काम कर रही थी, जिनके जनधन के खाते थे, 55 करोड़ लोगों के खाते खोले, और उस समय मजाक उड़ाएगी इन खाते क्यों खोले जा रहे हैं, और उन खातों में 500-500 रुपए डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोगों की चिंता करने का काम किया, दवाइयां लोगों तक उपलब्ध कराई। और संकट कौन सा किस समय आ सकता हम सोच नहीं सकते। किसने सोचा था कि दूसरी लहर में देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी? लेकिन उस संकट के समय में देश के प्रधानमंत्री कहीं से कहीं तक डिगे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वो देश की क्षमताओं को जानते थे, उनके इरादे मजबूत थे, उनके अंदर आत्मविश्वास था, और वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकट के समय में और मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। और यहां तो देश का सवाल था, और इस देश के सवाल पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने देश के जो वैज्ञानिक थे उनको चैलेंज दिया, उनको चुनौती दी कि हम आज तक कभी कोई वैक्सीन नहीं बना पाए, तुम्हारे पास ये चुनौती है कि आप इस वैक्सीन को बनाओ। उस समय व्यंग किया गया कि कोई भी वैक्सीन 3 साल से लेकर 5 साल से पहले नहीं बन सकती है, ये संभव नहीं है। सामान्य जो चीजें हैं जो आसानी से हो जाए
उन चीजों पर नरेंद्र मोदी का ध्यान भी नहीं जाता। जो असंभव है उसी पर नरेंद्र मोदी का ध्यान जाता है। वो इसलिए भी जाना जरूरी था कि पूरा विश्व हमें कहीं से कहीं तक कोई वैक्सीन नहीं देता, हमारे लोग सड़कों पर मारे जाते हैं। क्योंकि विश्व का हर देश जो वैक्सीन बना रहा था, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो केवल कह रहा था केवल हम अपने देश के लोगों को दवाई देंगे, बाहर वालों को नहीं देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हमारे वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे खजाने खोल दिए कि किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनके सम्मान में हमको उनको एक बार हाथ उठाकर नमस्कार करना चाहिए, उनको जो है सलाम करना चाहिए, जिन वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो है वैक्सीन बनाकर तैयार कर दी। और उस समय भी सवाल खड़े किए कि आखिर इतने कम समय में इतने डोज कहां से बनेंगे, और हमने वो भी बनाकर दिखा दिए। और हमने अपने लिए नहीं बनाए, हमारे जो पड़ोस के देश थे, हमारे दुनिया के अंदर जो ऐसे गरीब देश थे, जो असहाय थे, जो अभावग्रस्त थे, जिनसे हमारे अपने मानवीय रिश्ते थे, वो हमारे लिए डिप्लोमेटिक लाभदायक नहीं हो सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है, ये मानवतावादी सरकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जाकर नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मानवता की बात की है कि भारत एक मानववादी देश है। और इस बात से प्रकट हुआ जब हमने उन गरीब देशों को मुफ्त में वैक्सीन देने का काम किया, तब भी इन कांग्रेस के लोगों ने हमारे ऊपर सवाल खड़े किए, लेकिन हमने इस बात की चिंता नहीं की। लेकिन चिंता मित्रों, भाई और बहनों, इस बात की चिंता जरूर की जानी चाहिए कि जब हम कोरोना में फंसे हुए थे, हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे थे, हम लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे थे, रोजगार का बड़ा संकट था, पूरे विश्व पर संकट था, हमारे पर कोई नया नहीं था। उस समय चीन हमारी सीमाओं पर चढ़कर आ गया। उसने मौका देखा, उसने अवसर देखा, उसके दिमाग में आया कि आज भारत अपनी समस्या में उलझा हुआ है, अपने लोगों को राशन देने के लिए उलझा हुआ है, वैक्सीन देने के लिए उलझा हुआ है, क्यों ना कि हिंदुस्तान पर कुछ हिस्से पर और कब्जा कर लें। वो चहलकदमी करता हुआ सीमाओं पर आया। हिंदुस्तान की फौज सीमा पर डटकर खड़ी हो गई और देश का प्रधानमंत्री उस संकट में से भी निकलकर, जब बड़ा संकट आ गया, जाकर जो है चीन के बॉर्डर पर जाकर खड़ा होकर हिंदुस्तान के जवानों को ललकारता है कि हमारे सामने चुनौती है और दूतरफा चुनौती है। उधर हम कोविड से लड़ रहे हैं, यहां चीन हमारी सीमा पर आया। उस समय इन कांग्रेस के लोगों का क्या व्यवहार था, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय इन कांग्रेस के लोगों का व्यवहार एक व्यंग्यात्मक था कि हमारी मजाक उड़ाई जा रही थी। होना तो ये चाहिए था कि वो देश के प्रधानमंत्री को ताकत प्रदान करते कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, आप जो भी फैसला लेंगे उस फैसले के हम आपके साथ हैं। और ये इसलिए होना चाहिए था कि 1962 में जब युद्ध छिड़ ही गया, तब हमने सरकार की आलोचना नहीं की, हमने चेतावनी युद्ध से पहले दी। लेकिन जब युद्ध छिड़ ही गया, हमारे लोग भारत की उस समय की सरकार के साथ खड़े हो गए और हमने हर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो उस समय की ट्रैफिक पुलिस थी उसको भी युद्ध के काम में लगाया, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जैसे शहरों के ट्रैफिक को संभालने का काम किया। क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि देश हमारा है, सरकार किसी की भी हो, अगर कोई देश के ऊपर संकट आता है तो हमारी उसमें भागीदारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे सन 71 का युद्ध हो, हर युद्ध में हम देश में सरकार हमारे विरोधी थी, उसके बाद भी हम उस समय के देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए। लेकिन चीन के युद्ध के समय में जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया, यह पूरी तरीके से देशद्रोहपूर्ण व्यवहार था। यह राष्ट्रद्रोह से बड़ा कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन ये लोग इतने परेशान हो गए पिछले 7-8 वर्षों से, जब से केंद्र में इनकी सरकार गई है, इनको हर दृष्टि से जो है सरकार में आना, कुर्सी का लालच इनके दिमाग में घुस गया है। राहुल गांधी को हमेशा 24 घंटे कुर्सी और कुर्सी दिखाई देती है। इसलिए आलोचना करते समय ये नहीं सोचते कि वो आलोचना भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं या आलोचना भारत की कर रहे हैं। विदेशों में भी जाकर भारत की आलोचना का काम करते हैं। भाई और बहनों, कार्यकर्ता और बंधुओं, हमारे पर बड़ी भारी जिम्मेवारी है।
जनसंघ से लेके यहां तक की यात्रा, हम एक विचारधारा के साथ बंधे हुए हैं, हम एक सोच के साथ बंधे हुए हैं, चाहे वो देश के प्रति और चाहे समाज के प्रति हो। और उसका परिणाम यह है कि जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आम आदमी के दर्द को समझा। लाल किले से हमेशा भाषण जो होते थे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भाषण होते थे, वो देश के सामने जो पड़ोसी देशों की सुरक्षा की अव्यवस्थाएं हैं या उनकी जो गलत नीतियां, उनको चुनौती देने के भाषण होते थे। लेकिन जब पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी लाल किले से, उन्होंने एक बड़ी बात कही और उस पर बड़ी आलोचना की गई। और वो बात ऐसी कही गई कि इस देश के अंदर हमारी माताएं बहनें आज भी खुले में शौच करने के लिए जाती हैं और इसकी हम चिंता करेंगे और बहुत जल्दी हर परिवार में हम शौचालय उपलब्ध कराएंगे। उस समय कांग्रेस के लोगों ने आलोचना की। कुछ बुद्धिजीवी जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं, हमारी विचारधारा के आलोचक है, कि लाल किले से प्रधानमंत्री को शौचालय की बात नहीं करनी चाहिए थी। मित्रों, आपको ये समझना चाहिए, जिस समाज की माताओं बहनों का सम्मान नहीं है, ये सोचकर देखिए हमारी बहू बेटियां इस बात का इंतजार करती हैं कि कब रात शाम को अंधेरा हो तब वो लोटा लेकर शौच करने के लिए जाएं और सुबह दिन निकलने से पहले जाएं। दिन भर वो कहीं जा नहीं सकती और उनके साथ क्या व्यवहार हो जाए बाहर निकलते हुए खेतों पर, उसकी चिंता कौन करेगा? आखिर नरेंद्र मोदी उन बहनों का भाई, उन माताओं का बेटा अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? सबसे पहले हम अपनी माताओं बहनों की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। हमारी माताओं बहनों की आंखें फूट जाती थी धुएं के अंदर, भाई कितनी टीबी की मरीज बन जाती थी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है दिल्ली के अंदर, मनमोहन सिंह का भाषण होता है, वो बैठ जाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी खड़े होते हैं और वो कहने लगते हैं कि साल भर में 8 सिलेंडर मिलते हैं। मनमोहन सिंह जी, आपको कम से कम 12 सिलेंडर तो आपको देने ही पड़ेंगे, आप हां करिए। और मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हां ठीक है, हम आपको 12 सिलेंडर दे देंगे। और उस पर तालियां बजती हैं, अखबारों में अगले दिन हेडलाइन बन जाती है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। और उस समय में रात को 3 बजे जो है महिलाएं जाकर जो है लाइन में खड़ी हो जाती थी कि सुबह गैस का वो आएगा, ट्रक आएगा और हमें गैस का सिलेंडर लेना है। 3-3 बजे जाकर महिलाएं खड़ी हो जाती थी और गैस का सिलेंडर के लिए मारा मारी मचती थी। ब्लैक होती थी कि पहले मुझे। और केवल शहरी क्षेत्रों में गैस थी, ग्रामीण क्षेत्रों में गैस ही नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन माताओं बहनों के दर्द को समझा, उनकी परेशानियों को समझा, उज्ज्वला योजना प्रारंभ की। और प्रधानमंत्री का इतना बड़ा कद, उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया कि जो लोग संपन्न लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वो गैस सिलेंडर से अपनी सब्सिडी छोड़ने का काम करें। देश के करोड़ों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी इस आह्वान पर और उस पैसे से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना शुरू करके आज हिंदुस्तान की हर माता बहन के पास गैस का सिलेंडर मुफ्त में पहुंचाने का काम किया। आज ये केजरीवाल जी जो है मुफ्त की बात करते हैं। आखिर क्या चीज मुफ्त में देना चाहते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हम इस देश के अंदर जो है उज्ज्वला में जो है मुफ्त में लोगों को जो है हम गैस सिलेंडर देने का हमने काम किया, करोड़ों लोगों को काम किया। मैं स्वयं सांसद था, 25 सिलेंडर मुझे सांसद कोटे में मिलते थे साल भर में और 25,000 लोग पीछे खड़े रहते थे कि हमें दो। और आज जगह जगह मेले लगाए गए कि आइए गैस सिलेंडर ले जाइए, चूल्हे के साथ ले जाइए और कोई चिंता करने की बात नहीं। ये स्थिति इस देश के अंदर हुई और बात मुफ्त की होती है। इस देश के अंदर 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, इंजेक्शन लगाया गया, घर से बुलाकर लगाया गया, घर में जाकर लगाया गया, आग्रह करके लगाया गया कि ताकि आपकी बीमारी दूर हो सके। और 2 डोज लगनी थी, 1 डोज की कीमत मित्रों 1500 रुपए, 2 डोज की कीमत 3000 रुपए हो गई। आज 3000 रुपए का मुफ्त में आदमी को इंजेक्शन लग रहा है, गरीब आदमी को लग रहा, मजदूर को लग रहा। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने कहा जो लगाना चाहे वो लगवाए और जो पैसे खर्च करना चाहता है
वो प्राइवेट अस्पताल में चला जाए, जो संपन्न व्यक्ति है, हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। यानी देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, इनकी चिंता करने का कौन आखिर इनकी चिंता करेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कि पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल की चिंता नहीं करती, इस देश की भी चिंता करती है। उस क्षेत्र में तो हर क्षेत्र में हमने काम किया है। आखिर आज उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड बन रही है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं, बढ़िया सड़कें बन रही हैं, हर घर, हर जल नल, हर परिवार के दरवाजे तक, उसके घर तक, उसके आंगन में नल लगना चाहिए, पीने का पानी उपलब्ध हो सके। 70 सालों में कांग्रेस पानी नहीं उपलब्ध करा पाई। आज आयुष्मान योजना के अंदर 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना मुफ्त में इलाज कराया, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने। और किसी का बिल 1 लाख आया, किसी का 2 लाख आया, किसी का 3 लाख आया, किसी का 4 लाख आया और किसी का 5 लाख आया। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर इन 4 लाख लोगों का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और स्वस्थ होकर अपने घर पर गए। ऐसी हम बढ़िया योजनाएं चला रहे हैं। और आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और एक मजबूत सरकार बने, और ऐसी सरकार बने जो उत्तराखंड की सीमाओं की भी सुरक्षा कर सके, जो पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, और उत्तराखंड का विकास भी कर सके। और ऐसी सरकार बनाइए जो यहां भी सरकार हो, जिस पार्टी की, दिल्ली में भी सरकार हो, ताकि यहां से धामी जी एक बार खटखटाएं और मोदी जी तुरंत जो है चले आए कि मेरे उत्तराखंड के लोगों को आखिर क्या आवश्यकता है, इनकी पीड़ा क्या है, इनका दर्द क्या है। क्योंकि उत्तराखंड के साथ मोदी जी हमेशा जुड़े रहे। केदारनाथ की आपदा आई, सबसे पहले मोदी जी भाग कर आए हमारे लोगों के आंसू पूछने के लिए। और उसके बाद राज्य बनने के बाद से लेकर आज तक हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार 7 सालों से, या अटल जी की सरकार रही हो, उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। ये डबल इंजन हम यूं ही कहते हैं, जहां कभी यहां कोई कमी दिखाई देगी वहां मोदी जी हमारे साथ खड़े होंगे। इस विश्वास के साथ आप फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और हरिद्वार से मदन कौशिक जी को विजयी बनाएं। उसको आप जो है, आपसे मैं निवेदन करने के लिए मित्रों खड़ा हुआ कि ऐसी सरकार चाहिए प्रदेश के अंदर कि जो सरकार मजबूत सरकार, एक ताकतवर सरकार हो। और ये ताकतवर सरकार क्या होता है भाई? ये ताकतवर सरकार होती है जो मजदूरों की चिंता कर सके, जो युवाओं की चिंता कर सके, जो किसानों की चिंता कर सके। ऐसी सरकार चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है लोगों के अंदर जो है भ्रम पैदा किया। हम अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस के कारण से पंजाब के अंदर आतंकवाद आया। उन्होंने भिंडरा वाले को जो आगे बढ़ाने का काम किया, पहले उसकी कमर पर हाथ रखा, और जब वो इतना आगे बढ़ गया तो उसके बाद जो है वहां ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया। कितने लोग मारे गए पंजाब के अंदर, निर्दोष लोग मारे गए। और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद दिल्ली के अंदर क्या होता है, 3000 से ज्यादा सिखों को जिंदा जला दिया जाता है, उनके गले में टैर डाल के उनके अंदर जो है फूंक दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं और मदन कौशिक जी को विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमने सुना अपने नेता को, और आगे हमको और सभाएं ली जानी है। माननीय मदन कौशिक जी अपने नॉमिनेशन के काम में व्यस्त हैं, इसलिए मैं इस सभा में आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे हरिद्वार जिले के महामंत्री और हमारे नेता श्री विकास तिवारी जी को कि आप आए और इस हरिद्वार विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करें। श्रीमान विकास तिवारी जी, आप अपनी हरिद्वार विधानसभा की जनता को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। श्रीमान विकास तिवारी जी। धन्यवाद। आज इस वर्चुअल जनसभा में जिनको अभी हमने सुना,
इस प्रदेश की माटी के लाल और जिन्होंने पिछले कई वर्षों से इस राज्य में राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया है और हम जैसे अनेक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देकर के अलंकृत किया है, ऐसे हमारे नेता, पूर्व सांसद, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय पुष्कर काला जी और वर्चुअली इस जनसभा से जुड़े हुए हरिद्वार विधानसभा के अनेकों अनेक कार्यकर्ता बंधुओं, आज भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5वीं बार आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए माननीय मदन कौशिक जी को आपके बीच भेजा है। मैं आपसे एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि हमने 2002 का हो हरिद्वार देखा था, जब यहां पीने के लिए पानी नहीं था, बिजली की उपलब्धता पूरी नहीं थी, सड़कों के नाम पर गड्ढे हुआ करते थे और आज हम 2022 के हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। यहां जहां बिजली की 100% उपलब्धता है, सड़कें हर कॉलोनी गली गली बन गई हैं, यहां मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, यहां डिग्री कॉलेज चालू हो गया है, शहर के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चौराहे हैं और बनारस के बाद दूसरा ऐसा शहर हरिद्वार है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे सांसद माननीय निशंक जी के आशीर्वाद से हमें भूमिगत विद्युत बिजली की सौगात मिली है। हमको अंडरग्राउंड गैस की लाइन, जो महिलाएं बहनें कभी जो लाइनों में लगा करती थी, आज उनके घरों में गैस पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर निशंक जी ने और हमारे यशस्वी विधायक माननीय मदन कौशिक जी ने किया है। आज हम देख रहे हैं कि एक ऐसा हरिद्वार, हाईटेक हरिद्वार, हमको लगता था कि 2002 में जो व्यक्ति कभी यहाँ हरिद्वार आया होगा, आज वो 2022 में हरिद्वार आएगा तो शायद वो पहचान नहीं पाएगा। लेकिन मित्रों, ये इसलिए है कि आपने 2002 से लगातार, चाहे 2007 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, बढ़ता हुआ आशीर्वाद, बढ़ता हुआ मत प्रतिशत। मदन कौशिक जी को 2002 में जहां कुल पड़े मतों का 27%, 2007 में कुल पड़े मतों का 42%, जब आपने रिकॉर्ड वोटों से उनको जीत दिलाई थी, 2017 में कुल पड़े मतों का 52% और 2017 में कुल पड़े मतों का 67% वोट देकर के उनको आशीर्वाद दिया है। और एक बार फिर वो समय आ गया है जब वो आपका आशीर्वाद लेने के लिए लगातार आपके बीच है। तो मेरा निवेदन हरिद्वार की सम्मानित जनता से है कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहता हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव रहता हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहता हो। और मदन कौशिक जी जैसा जनप्रतिनिधि हमको मिल रहा है, ये सौभाग्य की बात है। प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए भी ठीक है, उनकी व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन हरिद्वार विधानसभा के कार्यकर्ताओं की अगर बात होती है तो कितनी भी व्यस्तता हो वो उनको समय देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और आज यही कारण है कि यहाँ हम बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हैं। और आज सवाल जीत का नहीं है, सवाल यह है कि हरिद्वार विधानसभा की जनता का बढ़ता हुआ आशीर्वाद किस रूप में उनको मिलेगा। क्या हम अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्या हम कांग्रेस मुक्त हरिद्वार की जो कल्पना, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे की है, उसको हम इस हरिद्वार से पूरा करेंगे, हरिद्वार विधानसभा से पूरा करेंगे। और हरिद्वार विधानसभा में जिस प्रकार के कार्यक्रम लगातार पिछले दिनों हो रहे हैं, बड़ी जनसभाएं यहाँ हुई हैं, यहाँ वृद्ध जन सम्मान समारोह हुआ है, यहाँ वरिष्ठ जन सम्मान समारोह हुआ है, उस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि निसंदेह एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड जीत हम इस विधानसभा में दर्ज करेंगे। और मैं आज की हमारी जो जनसभा है, इसके मुख्य वक्ता हमारे नेता, जिनका आशीर्वाद मदन कौशिक जी पर भी लगातार रहा है, हम पर भी लगातार रहा है, और हरिद्वार जिले के सभी कार्यकर्ताओं पर माननीय बलराज जी भाई साहब का आशीर्वाद रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई साहब कि हम हरिद्वार विधानसभा रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं, और जितनी बड़ी जीत हरिद्वार विधानसभा की होगी, उससे कमोवेश उसी बराबर जीत हम लगभग जिले की सभी विधानसभाओं में दर्ज कराएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मैं इस जनसभा में हरिद्वार विधानसभा से वर्चुअली हजारों लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं की प्रोफाइल के माध्यम से, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज हरिद्वार हैं, हमारे नेता द्वय गंगा पूजन कर रहे थे और शायद नामांकन के लिए वो अभी जिला मुख्यालय में है। चूंकि आज
3 विधायकों का नामांकन और है, नहीं तो माननीय मदन कौशिक जी आप सबका आशीर्वाद लेते, आपका आभार प्रकट करते, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैं माननीय बलराज जी भाई साहब को और अपने काला जी भाई साहब को प्रणाम करते हुए, हरिद्वार की सम्मानित जनता को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। आपने कम समय में जो माननीय मदन कौशिक जी की उपलब्धियां हैं जनता के समक्ष रखी, वर्चुअली रखी। मित्रों, ये अब हम क्योंकि कोविड के दौर में चुनाव की ओर है और हमको ऐसे ही आगे बढ़ना है। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, हरिद्वार विधानसभा से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप जिस तरह से सहयोग माननीय मदन कौशिक जी को लगातार देते आए हैं विगत चुनाव में भी, इस चुनाव में भी हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है कि घर घर जा कर के, क्योंकि कोविड के एसओपी के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो 5 या 3 से अधिक की संख्या में घर में संपर्क करने नहीं जा सकते हैं। हम सब कार्यकर्ता मिलकर के माननीय मदन कौशिक जी को ऐतिहासिक विजय दिला करके, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजकर इस उत्तराखंड के भविष्य को और आगे उज्जवल करने के लिए अपना हरिद्वार जनता